प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में अपन ने इकाई कोशिका के भाग पढ़े थे कि कौन कौन से इकाई कोशिका के भाग होते हैं। अपन ने सरल घनीय जालक पढ़ा था, काय केंद्रित घनीय जालक पढ़ा था, फलक केंद्रित घनीय जालक पढ़ा था और उनमें अपन ने अवयवी कणों की संख्या देखी थी। सरल घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या 1 थी, काय केंद्रित घनीय जालक में अवयवी कणों की संख्या 2 थी और फलक केंद्रित घनीय जालक था FCC, उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी थी? 4 थी। इस वीडियो में आगे अवयवी कणों की संख्या आपने नोट की थी, उसके बाद में नेक्स्ट है एक नोट के रूप में। देखो, ये कई बार क्वेश्चन के रूप में भी आता है, एज ए क्वेश्चन के रूप में समझना आप। इसको क्वेश्चन के रूप में बोल रहा हूँ मैं। देखिए, पहले आप नोट देख लीजिए, बाद में क्वेश्चन बोलूँगा, उसके बाद में बताना आप। क्रिस्टल जालक में अक्षीय दूरी जो होती हैं, क्रिस्टल जालक में अक्षीय दूरी, उनको ABC तथा अक्षीय जो कोण होते हैं, पीछे बताया था मैंने आपको, अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा, उनको क्या कहा जाता है? पैरामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? पैरामीटर। देखिए, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पीछे डायग्राम्स में यूनिट सेल के बारे में बताया था। यूनिट सेल उस समय मैंने आपको बताया था। देखिए, यहाँ देखिए, आप कॉपी में देखिए, आप ऐसे अपन ने यूनिट सेल बनाई थी, एक यूनिट सेल बनाई थी। सरल घनीय जालक याद हो तो, जिसको मात्रक कोशिका बोलते थे अपन, इकाई कोशिका बोलते थे। ऐसे तो बनाते थे अपन, ऐसे बनाते थे। क्या बोलते हैं इसको? सरल घनीय जालक। जब आप इसके एक पॉइंट को देखते हो तो इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक ये एक्स, एक ये वाई एक्सिस और एक ये जेड एक्सिस। सही है? तो ये इसमें 3 दूरियां हो गई। इस एक्स एक्सिस को यदि ए नाम दे दिया जाए, इसको यदि बी नाम दे दिया जाए और इसको सी नाम दे दिया जाए। सही है? इन अक्षीय दूरियों को ए, बी, सी, और 3 ही कोण हो गए। इसके और इसके मध्य का कोण, ए और सी के मध्य का कोण, इसको नाम अल्फा नाम दे दिया जाए। बी और सी के मध्य के कोण को यदि बीटा नाम दे दिया जाए और ए और बी दूरी के मध्य जो कोण बनेगा उसको यदि गामा नाम दे दिया जाए, तो 3 कोण हो गए ना। तो कोई भी घनीय जालक होता है उसमें 3 तो दूरियां होती हैं, एक्स, वाई, जेड। उन दूरियों को क्या बोलते हैं? ए, बी, सी, और 3 उसमें कोण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये क्या कहलाते हैं? घनीय क्रिस्टल निकाय के पैरामीटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरामीटर। तो कई बार क्वेश्चन के रूप में आता है, क्वेश्चन सुनना, कई बार क्वेश्चन के रूप में आता है कि क्रिस्टल जालक के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टल जालक के पैरामीटर। ये क्रिस्टल जालक कौन है? घनीय क्रिस्टल निकाय। घनीय क्रिस्टल निकाय के पैरामीटर लिखिए तो आप क्या कहोगे? घनीय क्रिस्टल निकाय की अक्षीय दूरी ABC तथा अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा, गामा को क्या कहा जाता है? पैरामीटर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, ब्रेवे जालक। ये ब्रेवे जालक क्या है? पीछे आपने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था, जो 11वीं में अपन NaCl की स्ट्रक्चर बनाई थी, संरचना बनाई थी। यहाँ पर भी पीछे आपको दिखाई गई थी क्रिस्टल जालक की संरचना। वो तो एक जालक था। तो ये ब्रेवे जालक क्या है? ब्रेवे तो वैज्ञानिक का नाम है। जालक, एक वैज्ञानिक ब्रेवे ने घनीय क्रिस्टल निकाय की 14 संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया। कितनी संरचनाओं के बारे में? 14 संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया। उन 14 संरचनाओं को उसने ब्रेवे जालक नाम दिया। वैज्ञानिक ब्रेवे ने 14 प्रकार के क्रिस्टल निकाय के बारे में क्या की? खोज की, अध्ययन किया, और इन क्रिस्टल निकायों में से
7 क्रिस्टल निकाय की उन्होंने अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के मान ज्ञात किए, वो ये नीचे हैं। तो ब्रेवे जालक है वो कुछ डेफिनेशन के रूप में याद नहीं करना आपको, ये तो मैंने एक परिचय के रूप में आपको बताया कि ब्रेवे जालक क्या है। ब्रेवे वैज्ञानिक का नाम है और उसने 14 प्रकार के क्रिस्टल निकाय के संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। उन सभी संरचनाओं को ब्रेवे जालक नाम दिया गया था। आगे ब्रेवे जालक ने इन 14 संरचनाओं में से 7 संरचनाओं के अक्षीय दूरी, ये अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के बारे में अध्ययन किया। अक्षीय कोण जैसे घनीय होगा, समद्वितीय लंबाक्ष होगा, विषम लंबाक्ष होगा, षटकोणीय होगा, ये इनके नाम हैं घनीय जालकों के। उनमें अक्षीय दूरी कौन कौन सी होगी, कैसे होगी और अक्षीय कोण कैसे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको एक मॉडल के रूप में समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको यहाँ मॉडल के रूप में समझा नहीं सकता। तो इस टॉपिक को जब अपन अच्छे से क्लास में दोबारा इस लेसन को समझेंगे, उस समय मैं आपको समझाऊंगा मॉडल के रूप में। यहाँ वीडियो में ये इम्पॉसिबल है, इसलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक पे ये 7 प्रकार के हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। 4 तो पीछे थे, 5वां है ये एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, समंताक्ष। इनमें अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मॉडल के रूप में समझाए जाते हैं, इसलिए वीडियो में यहाँ एक वर्बल रूप में नहीं समझ सकते आप, तो अपन क्लास में इसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्वेश्चन के रूप में बनाया गया है। पहले कुछ एक क्वेश्चन है जो आप पीछे पढ़ चुके हो, वो क्वेश्चन सोल्व करना आप यहाँ पे, बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जालक बिंदु क्या है? जालक बिंदु क्या है? जालक बिंदु देखो, पीछे आपने क्रिस्टल संरचना जो पढ़ी थी, ये देखिए, ये क्रिस्टल जालक पढ़ा था ना, दिख रहा है आपको? तो उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जालक बिंदु क्या है। ये पार्टिकल्स हैं जो मैंने आपको कहा था कि ये परमाणु व्यवस्थित हैं त्रिविम में, एक त्रिविम में परमाणु व्यवस्थित है। इनको बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मन के क्रिस्टल जालक में परमाणुओं को किसके रूप में व्यवस्थित किया गया है? बिंदुओं के रूप में। इसे क्या नाम दिया गया है? बिंदु जालक। क्लियर? तो इन परमाणुओं को क्रिस्टल जालक में, इन परमाणुओं को बिंदु जालक कहा गया है। तो परिभाषा अब देखिए यहाँ पर आप, क्रिस्टल जालक था ना पीछे, वो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को जिस संरचना के रूप में दर्शाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? जालक बिंदु। क्लियर? याद रखना, एक बार आया हुआ है 1 नंबर में क्वेश्चन में ये कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। तो पीछे जो क्रिस्टल संरचना दिखाई थी, मैंने आपको दिखाई थी, वो क्रिस्टल जालक था। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को, अवयवी कण, जब भी मैंने कहा था अवयवी कण की बात हो तो आप क्या ध्यान में रखना अपने दिमाग में? परमाणु। अवयवी कणों को जिस संरचना द्वारा दर्शाया जाता है, जिस संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित है ये, जिस संरचना द्वारा निरूपित किया जाता है उसे जालक बिंदु कहा जाता। आप तो अपने शब्दों में याद रखना कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को या परमाणुओं को जिस संरचना के रूप में दर्शाया जाता है उसे क्रिस्टल जालक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनीय क्रिस्टल निकाय के पैरामीटर कौन से होते हैं? अभी नोट के रूप में पढ़ा था, अभी स्टार्टिंग में ही पैरामीटर। घनीय क्रिस्टल निकाय के, मैंने कहा था ना ये आता है क्वेश्चन के रूप में भी आता है ये। घनीय क्रिस्टल निकाय के पैरामीटर कौन से होते हैं? देखिए, घनीय क्रिस्टल निकाय की अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी ABC, घनीय क्रिस्टल निकाय की अक्षीय दूरियों को ABC द्वारा निरूपित किया जाता है और अक्षीय कोणों को अल्फा, बीटा, गामा द्वारा निरूपित किया जाता है। ये घनीय क्रिस्टल निकाय के क्या कहलाते हैं? पैरामीटर कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, रटने की कोई बात नहीं यहाँ पर। देखिए, ये आप जो एक क्रिस्टल निकाय पढ़ते हो, ये क्रिस्टल जालक पढ़ते हो, इसमें एक पॉइंट जब आप लेते हो, ये एक बिंदु लेते हो, तो देखिए इसमें 3 दूरी हैं, 1, ये 2, ये 3। मैं इसको अलग से लिखूं, ये पॉइंट हो गया, एक ये, एक इधर लिख दूं, 2, ये दूसरी को इस साइड में बना दिया, 2, और एक ये रही ऊपर वाली, 3।
है ना। इसको यदि ए नाम दिया जाए, इसको बी नाम दिया जाए और इसको क्या नाम दिया जाए, सी। इनके मध्य कोण को अल्फा नाम दिया जाए, इसके मध्य कोण को बीटा नाम दिया जाए और इसके मध्य कोण को गामा नाम दिया जाए। तो ये घनीय क्रिस्टल निकाय तो है, इसी का तो पॉइंट है ये। तो घनीय क्रिस्टल निकाय में अक्षीय दूरियों को ए बी सी और अक्षीय कोणों को अल्फा बीटा गामा द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, घनीय क्रिस्टल निकाय के पैरामीटर कहा जाता है। तो घनीय क्रिस्टल निकाय के अक्षीय दूरी ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा, इनको क्या कहा जाता है, पैरामीटर कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन के रूप में, जो आपने सरल घनीय जालक, काय केंद्रित घनीय जालक और फलक केंद्रित घनीय जालक पढ़ा था, उससे संबंधित एक उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, एक फलक केंद्रित घनीय जालक, एक फलक पढ़ चुके हो पीछे, FCC फलक केंद्रित घनीय जालक, उसकी बात हो रही है, समझ गए ना। एक फलक केंद्रित घनीय जालक जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित हैं, तो उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक थ्योरेटिकल रूप में पूछा गया आपको, मैथमेटिकल रूप में, कि एक फलक केंद्रित घनीय जालक है, उसमें अवयवी कण कोने पर तो हैं ही हैं और कोने के साथ साथ उसके फलक के केंद्र में भी उपस्थित हैं, तो उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी, पीछे निकाल के दिखा रखा आपको, 4। कैसे, देखिए कुल अवयवी कणों की संख्या, कॉर्नर वालों तो निकालते हो आप, 1/8 × 8, ये तो कहाँ है, कोने पर, प्लस फलक में मैंने बताया था एक फलक का जो अकेले रूम के लिए हिस्सा होता है वो आधा होता है, तो एक फलक का अकेले रूम के लिए हिस्सा होता है वो आधा होता है। टोटल फलक कितनी होती हैं, पीछे बताया था मैंने वीडियो में, 6, तो गुणा में 6, तो इससे कट करोगे 2, सोल्व करोगे तो 2, यहाँ कितना जाएगा 3, और एक इसका 8 से कट हो जाएगा, इसका 1 आएगा, 1 ये और 3 इसके, कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, तो 1 इसका जाएगा, 3 कण इसका जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल 4। तो अवयवी कण किसमें, कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी इसमें, 4। पीछे देखो ना, पीछे टॉपिक में आपके पास में नोटबुक होगी, उसमें आपने फलक केंद्रित घनीय जालक पढ़ा था, देखा, ये देखो ये रहा टॉपिक, फलक केंद्रित घनीय जालक, पीछे वीडियो में आपने नोट, आपके पास नोट्स भी है, उसमें देखना फलक केंद्रित घनीय जालक, उसमें अवयवी कणों की संख्या निकाली, देखो अवयवी कणों की संख्या, ये तो कॉर्नर वाले हैं, कोने पर तो होंगे, ये तो हर यूनिट सेल में निकालते हो आप, तो ये तो कोने पर है, 1/8 × 8, एक तो इसका जाएगा, प्लस ये फलक वाले के अवयवी कणों की संख्या आ गई 1/2 × 6, एक फलक का भाग अकेले के लिए कितना होता है, आधा, गुणा में टोटल फलक कितने होते हैं 6, तो इसको सोल्व करोगे तो इसका 3 आ गया, इसको सोल्व करोगे इसमें कितना आ गया 1, 3 और कितने हो गए 4, तो इसमें देखो 4 है। यहाँ इसको ऐसे एक न्यूमेरिकल के रूप में पूछ लिया गया आपको कि एक फलक केंद्रित घनीय जालक है, उसमें अवयवी कण कोने पर तो है ही हैं, तो कोने के लिए तो यह जाएगा, उसके साथ साथ उसके फलक के केंद्र में भी, फलक आपको पता है अच्छा होते हैं, तो फलक वाला जब निकालोगे तो फलक के लिए कितना आता है 3, तो टोटल कितने हो गई, यहाँ पूछा गया कुल अवयवी कणों की संख्या, तो टोटल कितनी हो गई 4। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नाम लिखिए जो सहसंयोजक प्रवृत्ति या सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करता है और फिर भी वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। मैंने आपको जब क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोसों के मैं गुण पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं वो 4 होते हैं, आयनिक, आणविक, धात्विक और सहसंयोजक। जब आप सहसंयोजक धात्विक ठोस के जब आप गुण पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपको हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन के एग्जाम्पल दिए थे। उस समय मैंने आपको अपवाद के रूप में बताया था कि ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का चालक होता है, वैसे जनरली हीरा, फुलरिन वो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, है ना। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, सहसंयोजक पदार्थ है, लेकिन फिर भी वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, वो अपवाद के रूप में बताया था। क्योंकि 11वीं में संरचना पढ़ी थी आपने ग्रेफाइट की, कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से बंधित होता है, तो उसकी एक संयोजकता होती है, वो खाली होती है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। तो केवल ये शो करना है बस आपको। देखिए उस क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नाम लिखिए जो सहसंयोजक प्रवृत्ति का है, लेकिन फिर भी वो विद्युत का क्या है, चालक होता है।
यहाँ आ गया आंसर ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन परमाणु एक अबंधी इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें उपस्थित होता है, एक अबंधी जो बंध में भाग नहीं लेता, वो अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिस कारण यह विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा कि सहसंयोजक प्रवृत्ति का है और फिर भी क्या है विद्युत का चालक, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या पाया जाता है, कार्बन परमाणु के पास अबंधी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करके आए हुए हैं, क्वेश्चन के रूप में आते हैं ये पेपर में। जैसे आपको अभी क्वेश्चन के रूप में बताया गया है सेम वैसे ही। दो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के उदाहरण लिखिए। आपने आयनिक आणविक धात्विक सहसंयोजक ठोस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस था एक। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस देखो, दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। उसमें एग्जाम्पल आए थे अमोनिया, मैंने कहा था याद रख लेना, हाइड्रोजन बंध भूल जाओ तो फोन में होता है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और उससे क्या बंधित हो, हाइड्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन आ गया, इसमें हाइड्रोजन बंध है, ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन बंधित है, ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन बंधित है, फ्लोरीन इससे हाइड्रोजन बंधित है। तो अमोनिया, जल, एल्कोहल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सभी क्या हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, अमोनिया तो वैसे गैस होती है, लेकिन यहाँ गैस के बारे में नहीं, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अमोनिया की ठोस अवस्था है उसके बारे में। यहाँ बर्फ़ है भाई, जल की ठोस अवस्था तो बर्फ़ ही होगी, तो उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के एग्जाम्पल हो गए दो। नेक्स्ट है देखो, कांच, एक क्वेश्चन आ चुके हैं पीछे टॉपिक्स के रूप में बताए थे अच्छे से मैंने। कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया ये, अब की बार फिर इंपॉर्टेंट बनता है। कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बताओ। पीछे आपने इनके अभिलाक्षणिक गुण पढ़े थे, उसमें बताया था मैंने आपको, क्योंकि इनमें द्रव्यों के समान प्रवाह का गुण पाया जाता है, लेकिन प्रवाह का गुण है वो बहुत ही धीमी गति से होता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। याद रखना, जैसे जल होता है उसमें बहने का गुण पाया जाता है, ऐसे ही, लेकिन वो बहने का गुण कांच में बहुत ही कम होता है। इसमें द्रव्यों के समान प्रवाह है, प्रवाह है बहना, प्रवाह का गुण पाया जाता है, लेकिन प्रवाह का गुण अति मंद होता है, गति से होता है, बहुत ही कम गति से होता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। पीछे टॉपिक में आ चुके हैं ये। आयनिक ठोस पदार्थ, ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर यह बताया गया कि आयनिक ठोस पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों भाई, ठोस अवस्था में होंगे तो वो अपने आयनों में नहीं टूटेंगे, धनायन और ऋणायन में, और जब आयनों में नहीं टूटेंगे तो वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। तो इसका आंसर सीधा सा हो गया कि आयनिक ठोस पदार्थ हैं, वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इस समय वो अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, धनायन और ऋणायन में विभक्त नहीं होते हैं। देखिए, आयनिक ठोस पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि आयनिक ठोस पदार्थ ठोस अवस्था में अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, आयनों में नहीं टूटते हैं, इसलिए। हाँ, इसी का क्वेश्चन दूसरा है कि गलित अवस्था में ये आयनिक ठोस पदार्थ वो विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। क्यों गलित अवस्था में चालन प्रदर्शित करते हैं, क्यों भाई, आप इनको NaCl को आयनिक ठोस पदार्थ है और NaCl आयनिक ठोस पदार्थ है, तो उसको आप गलाओगे, पानी में डालोगे तो पिघल जाएगा, Na+ में टूट जाएगा और Cl- में, आयनों में टूट गया, तो आयन में टूट गया तो आयन क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे, इसलिए विद्युत का क्या होगा, वो चालक होगा। तो आंसर क्या आ गया कि गलित अवस्था में अपने आयनों में विभक्त होते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में ये ठोस अपने आयनों में, अपने आयन धनायन और ऋणायन में विभक्त होते हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या करते हैं, चालन प्रदर्शित करते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। आगे है, संदैशिकता एवं विसंदैशिकता का गुण प्रदर्शित करने वाले दो ठोस पदार्थों के उदाहरण लिखिए। भाई, संदैशिकता का गुण प्रदर्शित कौन करता है, संदैशिकता का गुण तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ करते हैं, और विसंदैशिकता का पीछे डायग्राम के रूप में, टॉपिक के रूप में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। विसंदैशिकता का गुण कौन प्रदर्शित करता है, विसंदैशिकता का गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ प्रदर्शित करते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल कौन है, देखो संदैशिकता, संदैशिकता का गुण कौन प्रदर्शित करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के एग्जाम्पल रबड़, प्लास्टिक, कांच, क्वार्ट्ज इत्यादि। तो बहुत एग्जाम्पल है, तो याद रखना, संदैशिकता
और विषमदैशिकता का गुण प्रदर्शित करने वाले दो ठोस पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो समदैशिकता तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के उदाहरण दे देना आप। और विषमदैशिकता कौन प्रदर्शित करता है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल दे देना। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल आयरन, सोना, कॉपर, NaCl, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो इसमें कौन आ जाएगा? ये विषमदैशिकता का एग्जाम्पल। क्लियर? आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम संकुलों में, यानी कि क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना और अच्छे से समझना। थैंक्स।